देखिए इस वीडियो में आपके सीटेट के एग्जाम में जो आपके मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये 15 क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल होता है, ठीक है। तो देखिए संख्या पूर्व कौशल क्या होता है। संख्या पूर्व कौशल वह योग्यता होती है जिसमें गिनती सीखने से पहले बच्चों की वस्तुओं को वर्गों में बांटना, क्रम में रखना और एक ही संगति में उन्हें रखना ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए और इसी क्रिया को जो हम क्या कहते हैं, पूर्व कौशल कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है, तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या आता है, संख्या पूर्व कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न एवं उनकी संक्रियाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों का भिन्न और उनकी सक्रियताओं के शिक्षण के बारे में बताया जाना है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर का सबसे पहला ए हो जाएगा कि वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े करना। आप क्या करोगे कि एक वृत्त लोगे, ठीक है, और वृत्त को उसके आधा भाग में से बांट दोगे, ठीक है। तो उसमें जो भाग बटेगा उसे आप उसे भिन्न में दिखाओगे, यानी 1/2 और 1/2 ही हो जाएगा ये फ्रैक्शन में, ठीक है। और फिर उसके जो आपके पाई की जो परिधि होती है, ठीक है, पाई की परिधि जो होती है आपकी 2r होती है, फिर उसका व्यास 2πr का अनुपात ये निकालना सिखाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े आपका आंसर हो जाएगा। बी देखिएगा कि चित्र जो कि 1/2 और 1/4 में दर्शाते हैं, 1/2 1/4 में दर्शाते हैं, 1/2 1/4 के यानी कि फ्रैक्शन, यानी कि जो भिन्न जो आप जो प्राइमरी स्तर के बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। आप प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। श्यामपट्ट पर रेखाखंड बनाकर जो सही नहीं समझाया जा सकता, जो समझाया जा सके वो व्रत बनाकर समझाया जा सकता है, ठीक है। डी है कि श्यामपट्ट लिखे गए भिन्नों का प्रतीकात्मक रूप लिखे। श्यामपट्ट पर जो भिन्नों का प्रतीकात्मक रूप आप लिख रहे हैं, ठीक है, मगर वो भिन्न आपको कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, कौन सा भिन्न कितना भाग होता है, वो आप एक व्रत को ही लेकर है और उसके 2 भाग करके ही समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर आपका ए हो जाएगा कि वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा 5 की गणित की परीक्षा में सरोज लिखते हैं कि 4.1 से 3.24 बड़ा है तथा यह तर्क देते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 2 या 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। तो यह एक उदाहरण होता है, ठीक है। तो देखिएगा सरोज ने जो परीक्षा में लिखते समय 4.1 से 3.24 बड़ा बताया है, क्यों बताया है, और वो साथ ये भी कह रहा है, तर्क ये भी दे रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 2 अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सरोज को जो है वो दशमलव के अंकों का महत्व नहीं समझाया गया है, ठीक है। दशमलव का जो मान जो होता है वो उसका महत्व नहीं समझाया गया है, इसलिए यह जो त्रुटि हो रही है। और इस प्रकार की त्रुटि जो होती है वो आपकी अवधारणात्मक त्रुटि के अंतर्गत आती है। तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीयकरण का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि गणितीय विचारों की व्याख्या करना या व्यक्त करना, ये आपका आंसर सही है, ठीक है, कि बच्चों में जो गणितीय विचारों की व्याख्या करना सिखाया जाए और उन्हें व्यक्त करना भी सिखाया जाए, ये आपका सही है। बी है कि पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों को हल करना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई अध्यापक पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करा रहा है परंतु बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं है, ठीक है। वो आपका ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी देखिएगा गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। गणित में बच्चा तभी अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकता है जो वो गणितीय विचारों की व्याख्या कर सकता है और उन्हें व्यक्त कर सकता है, तभी अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, ठीक है। डी देखिएगा कि चीज़ों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल, ठीक है। अगर एक बच्चा जो हर चीज़ को गणितीय ढंग से देखने के कौशल शुरू कर देगा, यानी कि जानना कर देगा, तो वो उस गणितीयकरण को, ठीक है, ठीक से समझ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका ए और डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीयकरण से तात्पर्य गणितीय विचारों की व्याख्या करना या व्यक्त करना है, और डी हो जाएगा कि चीज़ों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल। आपका आंसर ए और डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक गणित के अंतर्विषयकता में की वृद्धि में सहायता करेगी। ठीक है, तो देखिएगा गणित विषय, बात इसमें गणित विषय की हो रही है। तो गणित विषय हर विषय से संबंधित होता है तथा वस्तु के आकलन के लिए परियोजना तथा क्षेत्र भ्रमण प्रक्रिया आवश्यक होती है। ठीक है, किसी वस्तु का आकलन करने के लिए परियोजना तथा क्षेत्र भ्रमण की प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। और परियोजना क्या होती है हमारी, ठीक है, परियोजना होती है कि वस्तु को देखकर उनके आकलन के लिए छोटे छोटे पार्ट से आकलन करना, वो आपकी परियोजना के अंतर्गत आता है। और क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण किसी प्राकृतिक वातावरण, स्थान आदि की जो होती हैं, यानी कि हम अगर किसी प्राकृतिक स्थान का जो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो उसका हम क्या करते हैं, उसकी परियोजना बनाकर हम उसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक गणित के अंतर्विषयकता की वृद्धि में सहायता करेगी, तो आपकी परियोजना और क्षेत्र भ्रमण दोनों ही, आपकी बी और सी दोनों ही आपकी जो है सहायता करेगी। तो आंसर बी और सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभा को विभिन्न अभिन्यासों में आयतों का एक सेट दिखाया गया। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रम से समान थी। वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है। ठीक है, तो वैन हेले के ज्यामितीय जो चिंतन के चरण है वो 5 चरण बताए गए हैं। ठीक है, वैन हेले के ज्यामितीय के चरण जो चिंतन के चरण बताए गए हैं वो 5 चरण बताए गए। इसमें सबसे पहले है आपका दृश्यकरण। ठीक है, दृश्यकरण पहला चरण है। तो पहले चरण में क्या है कि इसमें बच्चे सिर्फ वस्तु को जानते हैं और उनकी आकृतियों के आधार पर उनका वर्गीकरण कर पाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे समोसे को देखकर त्रिभुज बता सकते हैं और रोटी को देखकर व्रत को बता सकते हैं, यानी कि जो है यह व्रत के आकार की होती है। पहला चरण जो आपका दृश्यकरण होता है। दूसरा चरण जो आपका विश्लेषण है। ठीक है, विश्लेषण में क्या होता है कि इसमें बच्चे वस्तु के उनके गुण और आकार के आधार पर अंतर कर पाते हैं। ठीक है, जो दूसरा चरण होता है विश्लेषण होता है, इसमें बच्चे वस्तु के गुण और आकार के आधार पर अंतर कर पाते हैं। तीसरा चरण है जो आपका अनौपचारिक निगमन। तो अनौपचारिक निगमन में क्या होता है कि इसमें बच्चे आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो तीसरा चरण आपका अनौपचारिक निगमन होता है, इसमें बच्चे आकृतियों के बीच में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और जो चौथा चरण होता है आपका औपचारिक निर्गमन होता है। तो औपचारिक निर्गमन में इसमें बच्चों की आकृतियों का सूत्र ढूंढने लगते हैं। ठीक है, जो आपके 4th चरण होता है इसमें आपका औपचारिक निगमन होता है। इसमें बच्चा आकृतियों का सूत्र ढूंढना शुरू कर देता है। इसके बाद आपका 5वां चरण होता है दृढ़ता। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद से वस्तुएं बनाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार ये वैन हेले के ज्यामिति के 5 चरण बताए गए। क्वेश्चन में था कि सभा को विभिन्न अभिन्यासों के आयतों का एक सेट दिखाया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रम से समान थी। वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है। तो आपका आंसर बी में हो जाएगा, विश्लेषण में हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा देखता है वो आयत के विपरीत भुजाएं में क्रम से समान भुजाएं, यानी उन भुजाओं को समान कर देखकर उनका विश्लेषण करता है। तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका बी हो जाएगा कि समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक प्रभाव पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है कि किसी विशिष्ट कौशल या कार्य को करने के ज्ञान से जो कहा जाता है वो आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि यह बुनियादी स्तर के बच्चों के लिए उतना आवश्यक नहीं होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान जो होता है वो बुनियादी स्तर के बच्चों के लिए इतना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि पहले बच्चों को गणित की अवधारणा समझाई जाए, ठीक है, और फिर प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो इसलिए बी आपका आंसर सही होगा कि समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक प्रभाव को सबसे कम ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्कूल के गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूल सामग्रियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन समृद्ध है और इन्हें बहुआधार अंगणित ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों के गणितीय अवधारणा के शिक्षण अधिगम हेतु मूल सामग्री के विकास के लिए जो जॉल्टन पी डाइन्स को जाना जाता है। ठीक है, और इन्हीं बहुआधार अंगणित ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, जॉल्टन पी डाइन्स को। और जॉल्टन पी डाइन्स जो है वो आपके हंगरी के गणितज्ञ थे और इन्हें जो 10 ब्लॉकों का निर्माण का श्रेय भी
किन्हें, जॉर्डन पी डाइन को ही जाता है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या को बल देना चाहिए। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या पर जो बल देना चाहिए, किस पर देना चाहिए। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संख्या जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि ये सभी क्रियाएं जो भौतिक वस्तु पर करनी चाहिए, जैसे कांच की गोलियों हों या चौक हो या रुपया हो या वस्तु आदि की सहायता लेकर संख्याओं का ज्ञान कराना चाहिए। यानी कि मूर्त संपत्तियों को दिखाकर बच्चों को गणितीय पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन था कि प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या को बल देना चाहिए, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणा का अनुभव कराने पर जो बल देना चाहिए, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है, कथन की प्रतिस्थिति यानी काउंटर पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए कथन की प्रतिस्थिति पूछ रहा है, कथन की प्रतिस्थिति करने का हम इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा नहीं है। यह आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कथन की प्रतिस्थिति कहलाएगी। ठीक है, इसे ही काउंटर पॉजिटिव कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है कि सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 से गया था। संख्या के किस पहलू पर बच्चा उल्लेख कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अंकित मूल्य, तो बच्चा जो कर रहा है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अंकित एवं नामिक जो आपका बच्चा जो है इन पहलू का उल्लेख कर रहा है। ठीक है, देखिए क्योंकि अंकित मूल्य जो होता है कि अंकित मूल्य की सहायता से वस्तु की संख्या के अंकों के द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और वो अंकों की संख्या देखकर उन चीज़ को बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अंकित नामिक जो पहलू का उल्लेख कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनपी 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा तक की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 3, ठीक है आंसर आपका सी हो जाएगा, कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक की उपलब्धियों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यानी कि कक्षा 3 तक के बच्चों को जो है संख्याओं का ज्ञान, उनमें जोड़ना, घटाना, लेख पढ़ना और समझना का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री जफर कक्षा 1 के शिक्षक गणित में बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट के बजाय मौखिक प्रश्न पूछने को अधिमान्य देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए संदर्भ को सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें आज का देखिए कौन कौन से उपयुक्त हो जाएंगे। आपका ए हो जाएगा कि वह बच्चों के अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तथा उसका उपयोग अपने शिक्षा शास्त्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। एक तो आपका ये सही हो जाएगा। और सी हो जाएगा कि यह बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल की वृद्धि करने में सहायता करेगा, क्योंकि वह जो कर रहे हैं पेपर पेंसिल टेस्ट के बजाय मौखिक प्रश्न पूछने में अधिमान्य दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कक्षा 1 के बच्चों को पेपर पेंसिल से निकल के मौखिक रूप से अधिक समझाया जा सकता है गणित में। जैसे गणित में आपकी संख्या रही, उन्हें आप बोलकर मौखिक रूप से समझा सकते हैं। पहाड़े रहे, आपके मौखिक रूप से समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पेपर पेंसिल टेस्ट के बजाय मौखिक प्रश्न को अधिमान्य देते हैं, तो इसलिए आंसर इसका आपका ए और सी सही हो जाएंगे। तो देखिएगा सीटेट के एग्जाम में जो आपके मैथ पेडागोजी के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन का मैंने रिवीजन करा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।